नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास की लाइव क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं यहां पर आज पूरे वीक के अनलिमिटेड क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चनों की संख्या कितनी होने वाली है तो आपकी क्लास ही बताएगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको पिछले वीक मैंने बराबर कराए हैं। तो दोस्तों जुड़िएगा हमसे और लीजिए पूरे अनलिमिटेड आपके 50 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो 50 क्वेश्चन आपके पूरे होने वाले हैं। बेहद खास और बेहद उम्दा क्वेश्चन आपके होंगे और बहुत तेजी के साथ स्पीड के साथ ही आपको दिए जाएंगे। ये मान लीजिएगा एक कैप्सूल क्लास आपकी होगी। क्लास तो पूरी होने वाली है लेकिन कैप्सूल की तरह से होता है ना, दमादम भागम भाग होता है, ठीक वैसे ही होगा। मैं आपकी सुनने वाला नहीं हूं और आप मुझे सुना भी नहीं सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं इस बात को। चलिएगा बढ़िएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा आपकी खिदमत में हाजिर है और ये आपकी क्लास बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होता है, प्यार होता है आपका, और अपना प्यार देते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा हमारी तरफ। लीजिएगा भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी है आपका, राहुल सचदेवा है, अनिल मल्होत्रा है, अनुपम स्वामी है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन का फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी है, राहुल सचदेवा है, अनिल मल्होत्रा है और यहाँ पर अनुपम स्वामी है। तो दोस्तों अगर यह देखा जाए आपका क्वेश्चन बड़ा खास है तो यहाँ पर रखा गया है अनिल सोनी, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अनिल सोनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है, ठीक है। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। आगे लेते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? दोस्तों आगरा मेट्रो रेल परियोजना है, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है और इसके साथ ही नागपुर मेट्रो रेल परियोजना है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? आगरा मेट्रो रेल परियोजना है, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है और नागपुर मेट्रो रेल परियोजना है। तो दोस्तों आपके लिए खास है, बेहद खास है, तो बताएंगे दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताते रहिएगा, मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पर आगरा इसका राइट आंसर होता है। लीजिएगा आगरा मेट्रो परियोजना आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा और रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से जोड़ा जाएगा। दोस्तों तो देखिएगा वहाँ पे जो विख्यात इमारतें हैं, वहाँ के बस अड्डे हैं, तो वो सब आप देखते हैं। आगरा में 4 बस अड्डे भी हैं और वहाँ की विख्यात इमारतें हैं, तो उस सबको एक साथ में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों मेट्रो के माध्यम से। आगे है, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सचिन पायलट है, कुमार विश्वास साहब हैं, सुनील मोदी हैं और मनोज तिवारी साहब हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है? सचिन पायलट है, कुमार विश्वास है, सुशील मोदी है, मनोज तिवारी है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका होगा सुशील मोदी है, जिन्हें रामविलास पासवान की जगह जो खाली हुई है, सीट खाली हुई है, वहां पर निर्विरोध चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सुशील मोदी यहां पर लीजिएगा। सुशील मोदी आप देख रहे हैं, बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी निर्विरोध चुने गए हैं। सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने और फिर 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद बने हैं। साल 2005 से अब तक सुशील मोदी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद वह अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 15 अप्रैल को और 8 दिसंबर को। तो देखते हैं भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस में से किस दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी, 12 मार्च है, 15 अप्रैल है और 8 दिसंबर है। तो ये आपके सामने है, खास क्वेश्चन है, आपका उसका आंसर चुनना है और बताना। वैसे ध्यान रखिएगा आप दिसंबर में है तो दिसंबर में आंसर दिसंबर ही आपका आने वाला
है, राइट आंसर आपका डी होगा। लीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर डी है। बढ़िएगा 8 दिसंबर इसका राइट आंसर आपका होता है। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना में यहाँ पर 67,228 सैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं। निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? नेपाल है, चीन है, रूस है और आपका जापान है। निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? नेपाल, चीन, रूस और जापान होता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करेंगे, चीन है। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा साल 1969 में यहाँ पर अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। चीन ने चैंस 5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। दोस्तों यह है आपका जो ये मिशन देख रहे हैं 6 तारीख को पूरा हुआ, 6 दिसंबर को पूरा हुआ है। किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? एक लेने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका स्विट्जरलैंड है। ये आपके सामने है, आपको बताना है किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो न्यूजीलैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, आपके सामने होगा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 30 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 खेले हैं, जिसमें 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ कुल 2277 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके सामने रहेगा इसका अगला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने जो होगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर है विकेट के साथ कुल 2277 रन बनाए। एडरसन ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एडरसन जनवरी 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडी के इतिहास में 36 गेंदों में सबसे तेज 100 रन बनाने के बाद लोकप्रिय हुए हैं। दोस्तों आगे है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ले लीजिएगा आप यहाँ पर 2 दिसंबर को, 12 मार्च को, 10 जनवरी को और यहाँ पर आप 15 अप्रैल को यहाँ पर रख सकते हैं। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 12 मार्च, 10 जनवरी और 15 अप्रैल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण किसके रूप में मनाया जाता है? इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी है और यह वहां पर मीथेन का रिसाव हुआ था। रात के 2 बजे और 4 बजे इसे आउट ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया गया था, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। अगला है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड है। तो देखेंगे हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है और आपका झारखंड है। आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा और आप इसका क्या चुनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर आपका होता है। यह पूर्वी राज्य है भारत का। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेन वैल्यू चेन डेवलपमेंट आयोजन के तहत किया गया है। किसी भी फल या सब्जी की जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैविकनाश रसायन का प्रयोग न किया गया हो। आगे लेते हैं, यहाँ पर सागिर ग्रां प्री फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? जोहान दारूवाला है, मिक शुमाकर है, डेनियल टेकटुम है और लुइस हैमिल्टन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा जोहान दारूवाला और इसका राइट आंसर आपके सामने है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जोहान दारूवाला यहाँ पर देख सकते हैं आपका भारतीय ड्राइवर जोहान दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को सागिर ग्रां प्री दौरान इतिहास रच दिया है। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बता दें कि फार्मूला 2 चैंपियन मिक शुमाकर और डेनियल टेकटुम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फार्मूला 1 ग्रां प्री की स्मार्ट रेस में शामिल हो रहे हैं।
आगे लेंगे, भारत के इनमें से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और आपका झारखंड हो जाएगा। भारत के इनमें से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल, आपके सामने है इसका राइट आंसर जो पश्चिम बंगाल होगा। यहाँ पर क्या है, पुराने टायरों को इकट्ठा किया जाएगा और उस पर कलाकृति या उन्हें सजाने धजाने के बाद में इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और साइड में आपका कैफे भी होगा जहां पर आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और चाय पी सकते हैं। दोस्तों चलिएगा देखते हैं यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनने या बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द टायर पार्क शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के अनुसार कई बस डिपो में इस्तेमाल से हटाए गए टायरों पर दोबारा काम किया गया और इसे WTC की टीम ने उन्हें रंग बिरंगे आकार में बदला है। यह टायर पार्क यह है स्प्लेंडेड क्षेत्र में खुलेगा और यहाँ पर एक छोटा कैफे भी होगा और जहाँ लोग बैठकर आराम कर सकते हैं और टायर से बनी कलाकृतियों को देखकर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों अगला है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? लीजिएगा खास क्वेश्चन आपके लिए होगा। 10 जनवरी को है, 12 मार्च को है, 7 दिसंबर को है और 10 अप्रैल को है, उसको 10 अगस्त को है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर, आपके सामने है, खास है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7 दिसंबर आपके लिए होगा बेहद खास। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। दोस्तों इसे आधिकारिक रूप से पहली बार साल 1996 ईस्वी में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। दोस्तों अगला है आपका, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिएगा, निखिल चोपड़ा है आपका, अजय जडेजा है, विनोद कांबली है और आपका अतुल वासान है। तो लीजिएगा, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया है? यहाँ पर निखिल चोपड़ा है, अजय जडेजा है, विनोद कांबली है और अतुल वासान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर का होगा आपका अतुल वासान। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ, अतुल वासान इसको आप ले सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अतुल वासान को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। DDCA की 3 दिवसीय समिति में पूर्व तेज गेंदबाज प्रविंदर अवाना और रोबिन सिंह जूनियर भी शामिल हैं। DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली द्वारा लिया गया यह पहला क्रिकेट संबंधी नीतिगत फैसला है। यह समिति DDCA अध्यक्ष को चयन समिति, कोचों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधी सुझाव देगी। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? चीन है, रूस है, फिनलैंड है, आपका यहाँ पर जापान होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है फिनलैंड। आपके सामने फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 टीकाकरण मुफ्त होगा और साल 2021 की शुरुआत में यह शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि फिनलैंड का लक्ष्य एक लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ पूरी आबादी की रक्षा करना है। मंत्रालय का अनुमान है कि पहला टीका देश में अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगा। टीकाकरण पर अंतिम निर्णय केवल वैक्सीन के स्वीकृत होने और उपलब्ध होने के बाद किया जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर छूट की पेशकश की जाएगी तथा चिकित्सा कर्मियों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के रोगियों, वृद्ध अवस्थाओं के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? यहाँ पर रूस है, जापान है, नेपाल है, आपका चीन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका रहेगा हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दावा क्या है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर चीन है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता है, जिसकी मदद से ऐसे शक्तिशाली मशीनों को भी बनाने के तरीके में मौलिक बदलाव आएगा। दोस्तों
अगला होता है आपका, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ भारतीय स्टेट बैंक होगा, आपका पंजाब नेशनल बैंक होगा, देना बैंक होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। तो लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस को कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके सामने है। इसका आंसर गलत हुआ भाई, तेजी से। इसका राइट आंसर आपका होता है भारतीय स्टेट बैंक, इसका होगा। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने की घोषणा की है? यह आपका राइट आंसर इसमें भारतीय स्टेट बैंक होगा। आगे है भारतीय स्टेट बैंक, पढ़ेंगे इसमें। भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बैंक सैनिक बोर्ड के साथ इसके लिए समझौता किया। इस व्यवस्था के तहत 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद बालिका शिक्षा का बढ़ावा देना होगा। दोस्तों अगला है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? झारखंड है, पंजाब है, कर्नाटक है और आपका राजस्थान है। तो देखें, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? झारखंड है, पंजाब है, कर्नाटक है और राजस्थान है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। राज्यसभा यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। यहाँ पर DB गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार पद पर कार्य करते थे, जबकि सेक्रेटरी के रूप में लंबे समय तक सेवा देने वाले गुप्ता यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के मुख्य सचिव पद पर रहे हैं। आगे हैं, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी ऑफिसों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दे दिया है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये किसके लिए दिया गया देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में CCTV लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI प्रवर्तन निदेशालय और राज्य जांच एजेंसी समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तरों में CCTV रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया है। दोस्तों आगे लेंगे, जिनके पास गिरफ्तारी करने में पूछताछ करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राज्य सेंट्रल एजेंसी विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियां सहित देश के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य हो जाएगा। आपका बढ़ते हैं आगे, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया है? एवरेस्ट, MDH, MTR और केच। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर मिलेगा आपका, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का निधन हुआ है? तो वह है अमली मसाले सशक्त, है ना, असली मसाले सशक्त, कुछ ऐसी था। MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया है। इससे पहले धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, पर कोविड की मात देने के बाद 3 दिसंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। धर्मपाल गुलाटी दादाजी मसाला किंग ऑफ स्पाइस और महाशय जी के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों उनका मसालों का यह कारोबार धीरे धीरे बहुत फैला और वे अक्सर अपने उत्पादक का ऐड खुद ही क्या करते थे। उन्हें अक्सर टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते देखा जाता है। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता है। दोस्तों आगे लेते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आपका बिहार है। तो देखा किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और आपका बिहार है। तो दोस्तों यहाँ पर लेंगे महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। इस 10 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने जाति के आधार पर सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य में जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के, जैसे कि ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, डोरबस्ती, बोधवाड़ा, माली गली और मांगवाड़ा का नाम बदल दिया है। दोस्तों और इनका नाम रखा गया है समता नगर है, भीम नगर है, ज्योति नगर है, साहू नगर है और क्रांति नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने यह कहा है कि इन क्षेत्रों का नाम बदलने का
निर्णय सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है। आगे लेंगे, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया गया? असम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और आपका झारखंड है। तो किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? असम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और झारखंड है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। ये लीजिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 1 दिसंबर 2020 को द्वारे सरकार कार्यक्रम नाम से एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस मुहिम की शुरुआत की है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल की जनता का 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बंगाल सरकार का यह कार्यक्रम फिलहाल 30 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम 4 चरणों में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का काम होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है और आपका जर्मनी है। तो बताएं किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षण और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका है, फ्रांस है, रूस और जर्मनी है। राइट आंसर अमेरिका होता है और भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षण और संरक्षण पर सहयोग करने और दोनों देशों में आईपी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत और अमेरिका के बीच इससे पूर्व हस्ताक्षरित समझौते 9 वर्ष पूरे समाप्त हो गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे लेते हैं, इस समझौते के तहत तीनों देशों पेटेंट डेनमार्क, ठीक है, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल इंजरी और भौगोलिक संकेत जैसे क्षेत्रों में आने वाले 10 वर्षों तक आईपी अधिकारों को शासित करने, उन्हें अपने देशों में लागू करने और उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा प्रणाली में मजबूती आएगी और नवाचार के साथ साथ परस्पर विश्वास भी बढ़ेगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग विधेयक 2020 को ध्वनिमत से प्राप्त कर दिया है, पारित कर दिया है, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बिल पर बोलते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा है दोस्तों कि राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद उनके आत्महत्या कर लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था। राज्य के गृह मंत्री के अनुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? तंजानिया है, आपका जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, सूरीनाम है। तो दोस्तों देखेंगे, भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की गई है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर सूरीनाम होगा। विदेश मंत्रालय ने यह बताया है कि भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक दोनों देशों द्वारा 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहर करने में मौजूद प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सूरीनाम का संयुक्त आयोग वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए वर्ष 1998 से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल $228.49 मिलियन रहा है। दोस्तों, अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का एग्रीकल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान देता है? लगभग 40 से यहाँ पर 400-600 यहाँ हो रहा है 4,630 करोड़ रुपए है, लगभग 60,680 करोड़ रुपए है, लगभग 50,660 करोड़ रुपए है, लगभग 65,353 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका रहेगा लगभग 500, यहाँ पर 50,660 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश यहाँ पर म्यूनिसिपल लॉन्च बिल 2020 के साथ 3 अन्य
बिलों को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के मुख्य रूप से बढ़ावा दिया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 660 करोड़ रुपए वार्षिक योगदान देता है। अगला होगा राज्य के मत्स्य पालन मंत्री एवं पाला राजू ने इस बिल के बारे में यह कहा है कि एक सेक्टर बिल में मछली फील्ड और बीज का गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्रणाली को स्थापित करने का प्रावधान है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इक्का सेक्टर से संबंधित 3 बिल यहाँ पर रखे गए हैं। एपी फिश फील्ड बिल, एपी एग्रीकल्चर बीज और यहाँ पर संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 यहाँ पर रहेगा। अगला यहाँ पर बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 15 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर आपका रिलायंस इंडस्ट्री होता है। आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री है। फर्नीचर इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी के अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टॉप पर रही। फॉर्च्यून इंडिया ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का स्थान है सूची में। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI भारतीय स्टेट बैंक चौथे स्थान पर रहा है। दोस्तों आगे लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने पहले बताया था, उसमें कंफ्यूज हुआ था, वो गलती सही पकड़ लिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना, यहाँ पर आप देखेंगे, योजना का उद्देश्य बाहरी आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.5% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराना। गोल्ड के लिए स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन और 0.2% रियायत और रिटेल यहाँ पर 0.5% की रियायत आपको दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और रहेगा, ये आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच 2021 में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण कोरिया में और सिंगापुर में। तो दोस्तों राइट आंसर सिंगापुर है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है। इससे पहले लुक्सेमबर्ग स्विट्जरलैंड में 31 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। दोस्तों स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरस को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। साल 1971 में हुई स्थापना के बाद से यह दूसरी मौका होगा जब फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्पेस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? जेक्स फोर्टेन को, जेना वर्ल्डीज को, थॉमस बाक को और सुशी सीमांग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा जेना वर्ल्डीज। यहाँ पर इंग्लैंड के जेन वर्ल्डीज को वर्ल्ड स्पेस फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है। वो साल 1967 में स्थापित फाउंडेशन के 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वे न्यूजीलैंड की सुशी सीमोंको के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। वो फ्रांस से वर्तमान अध्यक्ष जेक्स फोर्टेन की जगह लेंगी। तो वो इससे पहले साल 2013-2019 के दौरान यूरोपीय स्पेस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। आगे लेंगे, मानव अधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाना है। मानव अधिकारों के लिए युवा कदम उठाएं। ह्यूमन राइट 365 है। आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष रहेगा। दोस्तों आगे लेते हैं, यहाँ पर फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों का ध्यान मानव अधिकारों की तरह का आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर 2 को मानव अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इस साल मानव अधिकार दिवस का विषय फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ और यह विषय कोरोना महामारी के मद्देनजर रखा गया है। दोस्तों खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेल इंडिया केंद्र खोलेगी? 1500 खेल इंडिया होंगे, 1200 खेल इंडिया होंगे, यहाँ पर 1000 होंगे या फिर आपके 1800 होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होता है 1000 होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 खेल इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। खेल इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया जाएगा। इससे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इससे भावी पीढ़ियां उत्साहित होती हैं। तो आपके सामने इसका राइट आंसर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे लेते हैं, ये लीजिएगा।
वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? नेपाल है, चीन है, रूस है और आपका भारत है। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है भारत। दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत में होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट ने कहा कि वर्ष 2027 तक कंपनी सालाना 10 अरब डॉलर के भारत में बनाने वाले सामान का निर्यात करेगी। भारत के वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह घोषणा कर दी है। दोस्तों अगला होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? 5 मार्च को, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को, सॉरी 5 मार्च 15 मार्च है और 11 दिसंबर है, 16 अप्रैल है और आपका 10 जनवरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 11 दिसंबर होता है आपका। हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और उसकी समृद्ध जैविक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए लोगों के शिक्षण करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामांकित किया है। दोस्तों आगे लेते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की किस संसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉप की अध्यक्षता के तौर पर चुना गया है? दोस्तों प्रमिला जयपाल है, कमला हैरिस है, मेघना निवेकर है और माला अडिंगा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें प्रमिला जयपाल इसका राइट आंसर होगा, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मूल की अमेरिका सांसद प्रमिला जयपाल को अमेरिका संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉक्स की अध्यक्षता के तौर पर चुना गया है। यहाँ पर सीपीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से एक होगी। अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसदों को दिया जाता है। इन्होंने इस अवसर पर कहा है कि सीपीसी रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और समसनता को मिटाने जैसे कामों को मुख्यता देगा और देश में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों अगला होगा यहाँ पर, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? पार्थिव पटेल है, शिवम साहा है, नयन मोंगिया है, दिनेश कार्तिक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर रहेगा आपका पार्थिव पटेल है। आगे बढ़िएगा, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने विकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ऐलान कर दिया है। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले 35 वर्षीय पार्थिव ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं। भारत के लिए पार्थिव ने 25 टेस्ट में 6 शतक की मदद से 934 रन बनाए। वहीं वनडे में उन्होंने 4 शतक की मदद से 336 और 26 अंतर्राष्ट्रीयों में यहाँ पर आपका होता है 36 रन बनाए हैं। दोस्तों अगला होगा आपका, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉल का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रॉबर्ट मोंगिया है आपका, फेबियो गेनावोरा है, पाओलो रोजी है, आंद्रो पोलो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका बढ़ता है पाओलो जी रोजी है, इसका सी रहेगा आंसर। ठीक है, इटली के स्टार फुटबॉलर अपोलो राजी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हुआ है। 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पोला रोजी का बड़ा हाथ रहा था। पोला रोजी जुवेंटस और एसी मिलान की ओर से खेले चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया है। अगला होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? यह 12 अगस्त को है, 10 दिसंबर को है, यहाँ पर 15 मार्च को है और 20 अप्रैल को यहाँ पर राइट आंसर का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका है 10 दिसंबर। आपसे बढ़िएगा और पढ़िएगा आगे की तरफ। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 से लेकर के 10 दिसंबर के दिनों को मानव अधिकार दिवस घोषित किया है। इस दिसंबर का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानव अधिकार की ओर आकर्षित करना था। मानव अधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानव अधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। दोस्तों आगे लेते हैं, चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 112 है, 100 है, 128 है, 105 है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे इसमें कितने पर लगाया है यहाँ पर प्रतिबंध? इस पर प्रतिबंध लगा है 105 पर। चीन के नियामक ने ट्रंप एडवाइजर की चीन शाखा सहित 105 ऐप पर हटाने का आदेश दिया है। डिवाइजर्स की चाइना यहाँ पर ट्रंप एडवाइजर और उसके चीनी साझेदार ट्रंप.com पर एक संयुक्त उद्यम है।
चीन ने इस सभी पर रोक लगाते हुए इन ऐपों को तुरंत ऐप से स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए अभियान के तहत चीन द्वारा यह रोक लगाई गई है। इन ऐप पर अश्लील साहित्य, हिंसा, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी सामग्री फैलाने का आरोप है। दोस्तों आगे है, हाल ही में किस देश के अमेरिका शेख नवाफ उल अहमद उल सफा ने शेख सफा उल खालिद उल सफा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है? कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब और आपका ईरान है। इसका राइट आंसर आपका कुवैत होता है और इसका राइट आंसर आपका कुवैत है। दोस्तों कुवैत की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुवैत के अमीर शेख नवाफ उल अहमद उल सफा ने शेख सबा उल खलीद उल सफा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शेख सबा ने संसदीय चुनावों के बाद एक प्रक्रियात्मक कदम में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने को दे दिया। बाद में यह कदम उठाया है। सबा उल खालिद उल सफा के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि सहित कई अहम पदों पर कार्य किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, आपका 28वें स्थान पर है और यहाँ पर 10वें स्थान पर है। राइट आंसर आपका 10वें स्थान होता है। यहाँ पर 10वां स्थान आपको मिलता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में बना हुआ है। भारत ने 100 में से 63.98 प्राप्त किए हैं। हालांकि भारत 2019-20 में 9वें स्थान से एक साल नीचे खिसक गया है, लेकिन देश ने जलवायु संरक्षण की दिशा में भी 2014 से लेकर के 31 स्थान से अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। सूचांक में स्वीडन चौथे पर, यूके 5वें पर, डेनमार्क 6ठे पर, 7वें पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे और चिली 9वें स्थान पर रहा है। आपका केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की खर्च मंजूरी दी है? 2584 करोड़ रुपए की है, 5734 करोड़ रुपए की है, 3450 करोड़ रुपए की, 1500 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों यहाँ पर 1584 करोड़ रुपए का यहाँ पर हो जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही विश्व में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए की खर्च की मंजूरी दे दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम कर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारियों भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। दोस्तों दोस्तों ये थे आपके अनलिमिटेड, यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो बेहद खास होते हैं आपके लिए। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूँ यहाँ से विदा और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरी क्लास यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे 7:20 पर आती है करंट की क्लास, 1 बजे इतिहास की और 3 बजे आपकी हिंदी क्लास। यहाँ पर लाइव क्लास हमेशा मेरी आती रहती है, शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती है और आप इनसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ कल सुबह 7:20 पर। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।